नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर मोशन फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारा वही चैप्टर पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसके जो लेखक हैं वही रविंद्रनाथ केलेकर हैं। इनका जो चैप्टर है मैंने आपको पहले आधा पढ़ा दिया था। बहुत कुछ मैंने आपसे यहाँ पर पूछा भी है, बहुत कुछ आपको करवाया भी है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई है। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में जो पढ़ा था वो राइटर इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया है। उसके बाद में मैंने पूरी समरी इस चैप्टर के आपको क्लियर किए है। उसके बाद में एक एक पैराग्राफ मैंने आपको क्लियर किया है। एक पैराग्राफ के साथ मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। 2 पैराग्राफ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका तीसरा पैराग्राफ। इसके बाद में लास्ट में जो बुक्स के जो प्रश्न होते हैं, जो बुक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, उन प्रश्न को और उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, अर्थात आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के बाद में कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको निश्चिंत होकर पढ़ना है, विश्वास के साथ पढ़ते जाइए, बस कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी चैप्टर के साथ आपको पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठनी है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग पेन और नोटबुक साथ में लेके नहीं बैठते हैं तो ऐसे रामायण सुनते चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो याद नहीं रहता वो। और जब हम लिखते हैं साथ के साथ में, तो पेन और नोटबुक आपको साथ में लेके बैठनी है, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताए जाते हैं उसे आपको नोट करना है और नोट करके उनको रिवाइज करना है, बाद में भी रिवाइज करना है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर वो क्या है, हमें याद नहीं रहता है कंटिन्यू। तो इसलिए आपको ये ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, तो पेन और नोटबुक तो मैं हमेशा बोलता आया हूँ आपको कि वो साथ में लेके ही आपको बैठनी है। तो इसके आगे जो पैराग्राफ है वो है हमारा थर्ड पैराग्राफ। और थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया गया है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया था, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। आपको मैं बार बार ये बात कहता हुआ आया हूँ कि आप पहले अपनी बुक से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको जो समरी बताई जा रही है उस समरी के बेस पे सब कुछ करवाया जा रहा है। एक बार आपने बुक से चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट भी आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन सबसे मेन अच्छी बात यह है कि आप बुक्स के चैप्टर को पहले पढ़ें, फिर यहाँ से आप पढ़ें, तो आपके सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये हमारा जो पैराग्राफ है, जो गद्यांश है, इसके बेस पे हम लोग यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं। देखिए, हमारे जीवन की रफ्तार क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, ऐसा ही कहा गया है। जापान के अंदर ऐसी ही बात थी, वहाँ पर लोग चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं, बोलते नहीं हैं, बकते हैं। मतलब उनका दिमाग कितना तेज हो चुका है। कोई बोलता नहीं है, बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, जब अकेले हो जाते हैं तो लगातार हम लोग बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने में काम जो पूरा होने वाला था उस काम को हम 1 महीने में करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात आदमी जो है आजकल इतना फास्ट काम करना चाहता है कि मैं उस काम को कल के लिए छोड़ूं ही नहीं। यानी कि अमेरिका से हमारा जो कंपटीशन है वो इतना भयंकर बढ़ चुका है, खास करके जापानियों का तो ज़बरदस्त कंपटीशन है भाई। ठीक है, ऐसा बताया गया है। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। दिमाग को जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे, जितनी एक्सरसाइज दिमाग की हम करेंगे, दिमाग हमारा उतना ही तेज हो जाएगा। आगे बात समझ में। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वो 1000 गुना अधिक रफ्तार से क्या हो जाता है, दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन क्या हो जाता है, टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यानी कि जिस काम को हम इतनी फास्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर को, हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को उस काम के अंदर हम लोग वहाँ पर ढाल रहे हैं। हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, शरीर काम करना बंद कर देगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसलिए जितना हमारे शरीर से हो पाता है कोशिश करें उतने ही की, यानी कि अन्यथा फिर दिक्कत हमें
आ जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करें, जितना शरीर हमारा काम करता है, जितना माइंड काम करता है, उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें जो है इस पैराग्राफ के अनुसार बताई गई है। अब इस पैराग्राफ के अनुसार जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। आपको पता है पाठ और लेखक का नाम, तो जैन की देन तो हमारा इसमें पाठ था और रविंद्रनाथ केलेकर इसके क्या थे, राइटर थे, यानी कि ये लेखक हैं, ठीक है, और ये क्या है, जैन की देन इनका पाठ का नाम है, ठीक है। आगे देखिए, जीवन की रफ्तार बढ़ने का क्या तात्पर्य है। भाई जीवन की रफ्तार बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, आप लोग समझिए। जीवन की रफ्तार बढ़ने का मतलब है अत्यधिक कामना के कारण बहुत अधिक काम करना। बहुत ज़्यादा इच्छा आपकी हो रही है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों की इच्छा जब होती है तो उसके लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यही बात होती है जीवन की रफ्तार बढ़ जाना। उस काम को पूरा करने के लिए भाग भाग कर काम निपटाना पड़ता है, भागम भाग करना पड़ता है। भागम भाग का मतलब होता है अनियंत्रित इच्छाएं हमें आगे बढ़ानी पड़ती है, और अमेरिका से आगे निकलने की होड़ हमारी आजकल सबसे ज्यादा हो चुकी है। जापानी लोग किस कारण से तनाव में रहते हैं, यहाँ पर बताया गया इस चैप्टर के अंदर है जापानी लोगों के बारे में, कि जापानी लोग अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। सबसे मेन बात यही है कि जो जापान के लोग हैं वो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अमेरिका से कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा तनाव में रहते हैं। आगे हैं, इस कारण वे शक्ति से अधिक काम करते हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि उससे अपनी कामनाओं को पूर्ति कर सके, इतना ही समय नहीं है कि वो अपने शरीर की भी पूर्ति कर सके, इतना समय उनके पास नहीं है। इस कारण वो तेज गति से दिमाग चलाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं है उससे भी ज्यादा वो शरीर से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनके अंदर क्या हो जाएगा, मनोरुग्णता वाला रोग हो जाएगा, मानसिक तनाव वाला रोग उनके अंदर पैदा हो जाता है, जिस कार्य को वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तेज जीवन जीने का दुष्परिणाम क्या है, क्या दुष्परिणाम होते हैं इसके, ये भी हम लोगों ने वहां पर देखा था। तेज जीवन जीने का दुष्परिणाम यह होता है कि जीवन की सहजता और गरिमा हमारी खो जाती है। जीवन के अंदर जो सरलता है, सहजता है, ये सारी की सारी बातें जो है नष्ट हो जाती है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर सहजता और गरिमा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मन की जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाती है। लोग चलने के बजाय दौड़ते हैं और बोलने के बजाय क्या हो जाते हैं, बकते हैं। वे अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं। जीवन उनका कैसा हो जाता है, तनावमय उनका जीवन हो जाता है। चलना और दौड़ना किन स्थितियों के प्रतीक हैं, चलना जीवन की स्वाभाविक गति और दशा का प्रतीक है, दौड़ना जीवन की अस्वाभाविक और तनाव भरी जिंदगी का प्रतीक है। यानी कि जो चलना है वो जीवन की स्वाभाविक गति है और दशा जो है उसका प्रतीक है। दौड़ना जीवन की अस्वाभाविक और तनाव भरी जिंदगी है। यानी कि अगर आप का काम जो है बहुत आसानी से हो रहा है तो आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उस काम को जल्दी से करके फ्री होना चाहते हो तो आपकी इच्छाएं और बढ़ जाएगी, तो वो काम फिर आपको तनाव देने लग जाएगा। मनोरुग्णता, मानसिक गति आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह की जो स्थिति है उसे पैदा नहीं होने दें, धीरे धीरे उस काम को करते रहें। आगे है, बोलना और बकना किन किन स्थितियों के प्रतीक माने गए हैं। बोलना जीवन की स्वाभाविक दशा और गति का प्रतीक माना गया है। जो बोलना है वो जीवन की स्वाभाविक दशा है, जीवन की गति का प्रतीक उसको माना गया है। आगे है, बकना तनावग्रस्त मनोदशा का प्रतीक माना गया है। जो बकना है वो तनावग्रस्त मनोदशा का प्रतीक है। जल्दीबाजी में कुछ बोलना बकना कहलाता है। यानी कि जल्दीबाजी में आप क्या बोलना चाह रहे हो और क्या बोल जाते हो, तो इसे कहते हैं बकना। यानी कि जो सही तरीके से नहीं बोल पाता उसे कहते हैं बकना। यानी कि ये विवेकहीनता का क्या है, विवेकहीनता का क्या है, ये प्रतीक है। बुद्धिहीनता का ये क्या है, प्रतीक माना जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए, जापानी लोग अकेले होने पर क्या करते हैं। जापानी लोग अकेले होने पर क्या करते हैं। जापानी लोग अकेले होने पर होठों में ही बड़बड़ाते रहते हैं। मतलब उनको फुर्सत नहीं है, मतलब वो रुकते ही नहीं है। अरे रुकते की बात करते, उनको कोई मतलब
परिश्रम, लगातार मेहनत मेहनत करते जाते हैं, उनको कोई भी आराम करने की उनको आवश्यकता ही नहीं होती है। इतने मेहनतकश लोग होते हैं, कहाँ के? जापान के। वे इतने अधिक उत्तेजित होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, इतने उत्साहित होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। कौन? जापान के लोग। और उनके मन में लोगों के प्रति इतना घमासान द्वंद्व होता है कि वे अकेले में ही क्या हो जाते हैं? अशांत से रह जाते हैं। अगर जब वो काम नहीं करते हैं तो अशांत से हो जाते हैं, अकेले ही बड़बड़ाते रहते हैं, मतलब उनका माइंड चलता रहता है, कंटिन्यू माइंड चलता रहता है, क्योंकि ये व्यवहार उनकी क्या है? अशांति, अति कर्म और अत्यधिक तनाव की स्थिति को क्या कर देता है? व्यक्त कर देता है। आगे है, जापान में लोगों के दिमाग का तनाव क्यों बढ़ता है? जापान में लोगों के दिमाग का तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत अधिक हैं। जब इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को बहुत सारा काम करना पड़ता है तो मानसिक तनाव से उसे गुजरना ही पड़ेगा। ये बात यहां पर समझाना ये चाहता है। देखिए, क्योंकि उनकी इच्छाएं जब बहुत हो जाती हैं, किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं जब पूर्ति नहीं होती हैं तो वो अपने शरीर से ज्यादा काम लेना चाहता है, अपने माइंड से ज्यादा काम लेना चाहता है। तो जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी तो मानसिक तनाव से उसे क्या हो जाएगा? गुजरना ही पड़ेगा। आगे बात समझ में? चलिए, विश्व के सबसे धनी देश अमेरिका से होड़ करते हैं लोग, आज भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें अपनी शक्ति से बहुत अधिक काम करना पड़ रहा है। जब हम किसी दूसरे से होड़ करते हैं, जब हम किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जब किसी हम दूसरे से कंपटीशन करते हैं तो हमेशा हमें उसकी गति के अनुसार उससे तेज भगने की कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके उसकी बराबरी पर हम लोग आ पाते हैं। इसलिए हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव से गुजरना ही पड़ता है, और यही कारण हो रहा है जापानियों के साथ। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने करी हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप बार बार पढ़िएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए इस पेपर से, ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, जीवन की रफ्तार बढ़ने का क्या तात्पर्य है? बहुत गति से चलना, बहुत कामनाओं में जीना, तनाव में रहना, बड़े नगर में रहना। जीवन की रफ्तार बढ़ने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? तनाव में रहना। इसको मत कर देना बहुत गति से चलना, बहुत कामना, ये मत कर देना, यही ऑप्शन आएगा इसमें राइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोई बोलता नहीं बकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोग जल्दीबाजी में हैं, लोग शांत हैं, लोग असभ्य हैं, लोग तनावग्रस्त हैं। अरे भैया, लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं? तनावग्रस्त हो रहे हैं, इसलिए वो बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 3rd नंबर का, हमारे मानसिक रोगों का मूल कारण क्या हो रहा है? ये बताया गया है। क्या मूल कारण है ना? हमारे तनाव का, अधिक भाग दौड़ का, प्रदूषण का, अत्यधिक होड़ का। सबसे मेन कारण तो यह है प्रतिस्पर्धा। अरे भयंकर होड़ हम लोग कर रहे हैं तो मानसिक तनाव में हम क्या हो रहे हैं? जी रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, हम 1 महीने का काम एक ही दिन में क्यों निपटाना चाहते हैं? क्यों निपटाना चाहते हैं? देखिए आगे, तनाव के कारण, अमेरिका से होड़ के कारण, पागलपन के कारण, तेज रफ्तार के कारण। आगे बात समझ में? यही कारण हो रहा था। अमेरिका से होड़ कर रहे हैं, 1 दिन का काम हम क्या कर रहे हैं? 1 महीने का काम 1 दिन में निपटाना चाह रहे हैं, इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस अनुच्छेद का मूल मतलब क्या है? इस अनुच्छेद का मतलब शांत रहो, स्पर्धा न करो, मौज में जियो और स्वस्थ रहो। ये यही कहता है, स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। अगर स्पर्धा करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? मानसिक और शारीरिक तनाव में जीना होगा। ठीक है, जिसको कहा जाता है मनोरुग्णता। ठीक है, मनोरुग्णता जिसको कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, इन्हें आपको पढ़ना है, समझना है, करना है। अब अगला यहाँ पर आता है हमारा अगला पैराग्राफ। देखिए अगला पैराग्राफ क्या कहता है, समझते हैं। अक्सर हम तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मिट्टी यादों में उलझे रहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था। या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, या तो भूतकाल में हम लोग रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं। वर्तमान की कोई परवाह ही नहीं करता, और जो कर लेता है वो सुखी रहता है। ठीक है, असल में दोनों काल एक क्या है? मिथ्या मानी गई है। मिथ्या का मतलब होता है झूठे हैं, 1 नंबर के झूठे। ठीक है,
एक चला गया है, दूसरा आया ही नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान जो क्षण है वही क्या है, सत्य है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वर्तमान जो क्षण जो समय है उसको सत्य मान करके आपको कार्य करना होता है। ठीक है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल क्या हो गए, उड़ गए थे। क्योंकि वहां पर वो जो लोग उसने देखे थे वो क्या कर रहे थे, वर्तमान को देख रहे थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं, उस दिन मुझे मालूम हुआ कि जीना किसे कहते हैं। उस दिन मुझे सारी बातें पता लग गई जब मैं वो टी सेरेमनी वहां पर कर रहा था। ऐसा राइटर यहाँ पर कहता है कि इसलिए हमें फ्यूचर और हमें पास्ट को न देखते हुए हमें उनसे कुछ सीखते हुए वर्तमान को बहुत अच्छी तरह से जी लेना चाहिए। ठीक है, देखिए इनसे जो क्वेश्चन दिए गए हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, समझने की कोशिश कीजिए। पाठ तथा लेखक का नाम आपको पता है, जैन के देन पाठ का नाम है और रविंद्र केलेकर इसके राइटर का नाम है। आगे बात सुनिए। लेखक ने भूतकाल और भविष्य काल को मिथ्या क्यों कहा है, समझने की कोशिश कीजिए। लेखक के अनुसार भूतकाल क्या है, बीत चुका होता है, इसलिए मिथ्या है। जो बीत चुका है वो मिथ्या है, उसको क्यों सोचना। ठीक है, भविष्य अभी आया नहीं होता है, इसलिए वो भी क्या है, मिथ्या है। जो बीत चुका वो झूठ है, जो आया ही नहीं है, उसका पता ही नहीं है, तो वो भी क्या है, हमारे लिए झूठ माना गया है। तो दोनों काल क्या हैं, है ही नहीं, इसलिए सब उनको क्या मान लिया गया है, झूठा मान लिया गया है। लेखक के अनुसार कौन कौन सा काल सत्य है और क्यों है। लेखक के अनुसार जो काल है वर्तमान काल ही क्या है, सत्य होता है। लेखक ने बोला है कि वर्तमान काल ही सत्य है। क्यों है, क्योंकि हम वर्तमान में ही जीते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में ही जीते हैं और उसी में रहकर हम सब काम करने पड़ते हैं हमें और अनुभव लेने होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में जीकर ही हमें कार्य करना चाहिए। पास्ट की और फ्यूचर की हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और उसी को ही सत्य माना गया है, वर्तमान को ही सत्य माना गया है, भविष्य को और भूतकाल को यहाँ पर मिथ्या झूठा माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न यहाँ पर क्या कहते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। मनुष्य को किस क्षण में जीना चाहिए और क्यों। मनुष्य को वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। क्यों जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही क्या है, सत्य हैं और सारे के सारे जो शेष काल हैं वो क्या हैं, झूठे हैं, मिथ्या है। ठीक है, लेखक कहाँ चाय पी रहा था, उस चाय की विशेषता क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो लेखक जैन परंपरा के अनुसार, कौन सी परंपरा, जैन परंपरा के अनुसार टी सेरेमनी में क्या कर रहा था, चाय पी रहा था। इस सेरेमनी में एक पर्णकुटी थी, पर्णकुटी मतलब पत्तों से बनी हुई कुटिया थी। केवल 3 लोग ही वहां पर चाय पी सकते थे। चाय उनके सामने बड़े गरिमापूर्ण ढंग से तैयार की जाती है, बड़े गरिमा के साथ, बहुत इज्जत के साथ तैयार की जाती है और उनके कप में केवल 2 घूंट चाय ही होती हैं। वे बूंद बूंद पी करके लगभग 1.5 घंटे तक चुस्कियों का आनंद लेते रहे। इस दौरान उन्हें वर्तमान काल की शांति का क्या होने लगा, अनुभव होने लगा। और यही बात अगर यहाँ पर हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो यहाँ से खत्म ही हो जाएगा, शांति लोगों के अंदर प्रकट हो जाएगी। जो जल्दीबाजी लगी रहती है ना वो खत्म हो जाएगी, अशांति जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है इस टी सेरेमनी के माध्यम से, जापानियों के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए वर्तमान काल में जीने का अनुभव कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है अनुभव। देखिए वर्तमान काल में जीने का लेखक को ऐसा लगा मानो वो क्या है, अनंत काल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान काल में जीने का अनुभव कैसा लग रहा था। वर्तमान काल में जीने का लेखक को लग रहा था अनंत काल। वर्तमान काल में जीना उसको अनंत काल के समान लग रहा था। उसे परम शांति का अनुभव हो रहा था, मतलब वहां पर उसे परम शांति का अनुभव हो रहा था, किसी बात की कोई टेंशन उसको वहां पर नहीं थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेखक को जीने का अर्थ कब और कैसे मालूम हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है लेखक को जीने का अर्थ कब और कैसे मालूम होता है। लेखक को जैन परंपरा के अनुसार
टी सेरेमनी में चाय पीते हुए ते जीने का सही अर्थ मालूम होता है। उसने अतीत और भविष्य से कट करके केवल वर्तमान में जीने का क्या किया, अनुभव प्राप्त किया है। केवल अतीत जो वाली बातें हैं उनसे हट करके वर्तमान में जीने का ही उसने क्या किया है, अनुभव प्राप्त किया है। इस गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? इस गद्यांश का संदेश यह है कि हमेशा अतीत की खट्टी मीठी यादों और भविष्य के मीठे सपनों में न जीते रहिए। बीत चुका है उनको याद मत कीजिए, आने वाला है उसकी मत सोचिए, केवल वर्तमान में ही जिए। और यही ये चैप्टर कहता है। ठीक है, अगर वर्तमान समय में भी जिया करो, तनाव भरी जिंदगी से हट करके शांति में भी अनुभव के साथ जीना चाहिए, दिमाग को कम चलाना चाहिए, ऐसा ये कहता है। देखिए प्रश्न नंबर 1, खट्टी मीठी यादों का मतलब क्या है? खट्टी मीठी यादों का मतलब है दुखदायक बातें, सुख दुख भरी बातें, सुखदायक बातें, मन भावन, सुखदायक, सुख देने वाली बातें। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न कहता है भविष्य के रंगीन सपने क्या होते हैं? भविष्य के मीठे मीठे सपने, आने वाले मीठे सपने, मनमोहक कामनाएं, आने वाली कल की बातें। आने वाली कल की जो बातें होती है वही भविष्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कौन सा काल सच्चा है? देखिए भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल और कोई नहीं। वर्तमान काल ही क्या माना जाता है? सच्चा माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है इस अनुच्छेद का संदेश हमें क्या मिलता है? सदा भविष्य पर नजर रखो, अपने भूतकाल से प्रेरणा लो, वर्तमान की चिंता न करें, वर्तमान में इंसान को क्या है, जीना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है चाय पीते समय लेखक के सामने क्या घटना घटी? क्या घटना घटी? देखिए वह चाय बनाने में खो गया, वह भूतकाल को भूल गया, वह भविष्य के सपनों को भूल गया, वो वर्तमान में ही जिया, वो वर्तमान में क्या हो गया, जीने लग जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये मान के चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 1 या 2 पंक्तियों में देने हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है? शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है हमारे। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग अलग क्यों होता है? तो आपको पता है शुद्ध सोना बिना किसी मिलावट के होता है और गिन्नी का जो सोना है उसमें तांबे की क्या होती है, मिलावट होती है। बस इतना सा अंतर आपको याद रखना है। ठीक है, जो शुद्ध सोना होता है उसमें कोई मिलावट नहीं होती और जो गिन्नी का सोना होता है उसमें तांबे की मिलावट होती है। ये अंतर ही मुख्य माना गया है। इसलिए शुद्ध सोने से अधिक मजबूत और चमकदार होता है कौन सा सोना? गिन्नी का सोना। ठीक है, लेखक के जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही गई है? लेखक क्यों कहता है ऐसी बात? लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि वे बहुत गति से प्रगति करते हैं, वो बहुत गति के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए जापानियों के लिए लेखक ने ऐसा कहा है कि उनके शरीर में, उनके दिमाग में एक स्पीड का इंजन लगा हुआ है। वो दौड़ते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं, वो बकते हैं, चलते नहीं हैं, वो दौड़ते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा है। इसलिए लेखक कहता है कि जापानियों के लिए जो है स्पीड का इंजन कहने वाली बात क्या है, एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत गति से, बहुत तेज गति के साथ प्रगति करते हैं। वे एक ही दिन में महीने का काम निपटाना चाहते हैं, 1 महीने के काम को 1 दिन में करना चाहते हैं, ऐसा माना गया है। इस कारण वे तनावग्रस्त रहते हैं। सबसे मुख्य बात है, इस कारण से वो तनावग्रस्त रहते हैं। मानसिक रोग उनके अंदर सबसे ज़्यादा हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मानसिक जो रोग है उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। किनके अंदर देखा जाता है? जापान के लोगों के अंदर और अमेरिका के लोगों के अंदर ये मानसिक रोग जो है सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर। थर्ड प्रश्न है टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था? बहुत आसान क्वेश्चन हमने पढ़ा है, 3 आदमियों को। टी सेरेमनी में केवल 3 आदमियों को ही प्रवेश दिया जाता था, केवल 3 आदमियों को। क्यों? इस सेरेमनी में शांति का बहुत महत्व है, इसलिए दिया जाता था क्योंकि उन्हें क्या चाहिए?
अरे उनको टी सेरेमनी नहीं, उनको तो ये पॉइंट याद रखिए आप, शांति की बात वो करना चाहता है। किसकी बात करना चाहता है? वो यहाँ पर शांति की बात करना चाहता है, यही सबसे मुख्य बात है। ठीक है, इसलिए अधिक लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता था, इसलिए अधिक लोगों को कोई प्रवेश वहाँ नहीं था। 4th नंबर पर है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? क्या परिवर्तन महसूस किया? चाय पीने के बाद लेखक ने अनुभव किया कि मानो उसके दिमाग की गति क्या हो गई है? मंद हो गई है। चाय पीने के बाद उसने अनुभव किया कि उसके दिमाग की जो गति है वो मंद हो चुकी है। धीरे धीरे वो दिमाग चलना क्या हो गया? बंद हो गया। तब उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। वर्तमान काल अनंत काल जैसा उसे क्या हो रहा था? लंबा प्रतीत लग रहा था। वर्तमान काल भी उसे अनंत काल के समान लंबा लग रहा था, क्योंकि वो शांत हो चुका था। उसे शांति का वहां पर वातावरण नजर आ रहा था। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों को प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। देखो, मेरे विचार से सत्य, अहिंसा, समता, विश्व बंधुता आदि जो मूल्य हैं वो बहुत ही क्या हैं? शाश्वत हैं, सत्य माने गए हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, समता, विश्व बंधुता आदि को। वर्तमान में सत्य की बजाय असत्य का बोला बला बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अहिंसा की जगह हिंसा बहुत भयंकर बढ़ चुकी है। समता की जगह आजकल क्या हो चुका है? भेदभाव होने लगे हैं। आरक्षण की जगह जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। विश्व बंधुता की जगह क्या हो रहा है? बजाय सारे संसार में अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए हर इंसान यही चाह रहा है। ठीक है, अतः आज जो है सत्य, अहिंसा, क्षमता, विश्व बंधुता अधिक आवश्यक हो चुकी हैं। लोगों को समझाने की जरूरत आजकल बढ़ चुकी है, ताकि एक समरस और स्वस्थ समाज यहाँ पर क्या हो सके? स्थापित हो सके। इसलिए आज हमें इस देश को ये बताने की आवश्यकता हो चुकी है कि आपको कैसे रहना चाहिए। सत्य में जीना चाहिए, सत्य के साथ तुम्हें जीना चाहिए। अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हर हिंसा के साथ तुम्हें जीना चाहिए। समता वाली बात भी ये करता है, समता वाली बात भी इसमें बताई गई है। विश्व बंधुता वाली बात भी यहाँ पर बताई गई है। तो ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए इन सारी बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 6 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में ये बात किस बात तरफ झलकती है? किस बात की ओर ये बात झलकती है? गांधी जी क्या थे? गांधी जी एक आदर्शवादी थे। वे अपने व्यवहार को आदर्श के समान ऊंचा बनाते थे। गांधी जी आदर्शवादी थे और आदर्श को, व्यवहार को हमेशा आदर्श ऊंचा लेके जाते थे। दूसरे शब्दों में कहते हैं, वे तांबे में सोना मिलाते थे। तांबे में सोना मिलाते थे, यानी कि व्यवहारिकता को आदर्श में मिलाते थे। ठीक है, आदर्श को क्या करते थे? व्यवहारिकता बनाने के नाम पर उन्हें नीचे नहीं गिराते थे। दूसरे शब्दों में, वे सोने में तांबा नहीं मिलाते थे। उनकी गति नीचे ऊपर उठने की ओर थी, ऊपर से नीचे उठने की ओर नहीं थी। नीचे से ऊपर उठने की ओर थी, ऊपर से नीचे उठने की ओर उनकी गति नहीं थी। हमेशा वो यही चाहते थे कि हमेशा धीरे चलें, लेकिन प्रगति की ओर हमेशा चलना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए हैं? देखिए, जापान के लोग प्रगति में अमेरिका से होड़ करते हैं, ये पहला कारण है। जापान के लोग प्रगति में अमेरिका से क्या करते हैं? होड़ करते हैं। सबसे मुख्य बात यह है, वे 1 महीने के काम को 1 दिन में करना चाहते हैं, यह भी मुख्य बात है। वे पहले तेज चलने वाले दिमाग को और अधिक तेज गति से चलाना चाहते हैं, इसलिए उनको मानसिक रोगों से गुजरना पड़ता है। समझ गए होंगे? मतलब पूरी की पूरी बातें आपको यहाँ पर क्लियरली मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये मान के चलिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं है बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जापानी लोग जीवन की गति बहुत तेज हो चुकी है। जो जापानी लोग हैं उनके जीवन की जो गति है वो बहुत ही तेज हो चुकी है। सामान्य ढंग से गरिमापूर्ण चलने की बजाय वो बेतहाशा भाग रहे हैं ताकि अधिक से अधिक काम कर सके। वे स्वाभाविक रूप से बोलने
की बजाय आवेश में आकर के बकते हैं। उनके पास स्वाभाविक रूप से बोलने का समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है, आगे वे लोग अकेले में शांत नहीं होते, उनके जीवन में तनाव हैं, निराशाएं हैं, कुंठाएं हैं, उन्हें हिलाकर रख देती हैं। अतः वे एकांत में भी क्या हो जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं। इनका मतलब ये हुआ कि वो उनको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। आशय यह है कि वे तनाव से क्या हो रहे हैं, भरपूर जीवन को जी रहे हैं, अर्थात उनके जो है मानसिक रोग की घटनाएं ज्यादा होती हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। वहाँ के लोग चल नहीं रहे, दौड़ रहे हैं, खा नहीं रहे, वहाँ के लोग डायरेक्ट ही पी रहे हैं, खाने को भी, ये मान के चलिए आप। तो मतलब भयंकर वाली गति, स्पीड उन्होंने पकड़ रखी है। और जब शरीर इतना काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करेगा, फिर भी हम उससे काम ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे देशों से होड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करें, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मानसिक तनाव से तो गुजरना ही पड़ेगा। ये जो कंडीशन है, ये सारे के सारे कंडीशन जो है जापान के लोगों के साथ घटित हो रही है। तो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश होता है। सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो पैराग्राफ से हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे सब्जेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। और दूसरे लेक्चर के साथ ये चैप्टर जो है वो यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।